हेलो एवरीवन, सो ये हमारी रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है। और आज की क्लास में हम 2012 में जो रीड का पेपर हुआ था, ये लेवल 1 का पेपर है। इसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के 30 क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। सो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। एन इम्पॉर्टेंट अजम्पशन ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज द लैंग्वेज लर्नर इज लर्न टू स्पीक एक्यूरेटली, राइट करेक्टली, कम्युनिकेट इफेक्टिवली या मास्टर द ग्रामर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि आप किसी भी चीज़ को जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आप क्या अजम्पशन करती हैं कि वो क्या कर पाए। तो हमारा किसी भी चीज़ को बच्चे को सिखाने का मेन मोटिव है, किसी भी लैंग्वेज को बच्चे को सिखाने का मेन मोटिव है कि वो कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर पाए। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर। सो हमारी जो 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स है वो सबसे पहली है, उसमें से पहली है हमारी लिसनिंग, दूसरी है स्पीकिंग, तीसरी है रीडिंग और चौथी है राइटिंग। तो देख लीजिए ये कौन से ऑप्शन में है। ये है ऑप्शन नंबर डी में, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इवेल्युएशन इज अ टीचिंग प्रोग्राम take place only at the end of the year, take place only at the end of a lesson, is a continuous process and does on during lesson also. It is not an इंटीग्रेट पार्ट ऑफ टीचिंग। तो देखिए, इवेल्यूशन की बात करें तो इवेल्यूशन जो होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, जो कि लगातार हमारी टीचिंग जब होती है उस टाइम चलती रहती है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड गोज ऑन ड्यूरिंग लेसन ऑल्सो। अगर आपसे समेटिव इवेल्यूशन की बात करता तो उसका राइट आंसर होता है ये ऑप्शन वाला, टेक प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर। और जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। यहाँ पे केवल इवेल्यूशन की बात की गई थी। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इन अ मैचिंग टेस्ट स्टूडेंट आर आस्क्ड टू मैच द रिलेटेड टर्म इन 2 columns, replace an item with a matching item, complete a sentence with a matching item, मैच अनरिलेटेड आइटम इन 2 column। देखिए मैचिंग क्या होती है, जैसे आपको 2 कॉलम दे दिया था ए और बी, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी होती है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी होती है। ये चीज़ें जिससे मैच करी होती है उससे हम केवल क्या करते थे, मैच करते थे। इसी तरीके से करते हैं मैचिंग। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैच द रिलेटेड आइटम इन 2 column। जो भी 2 कॉलम में रिलेटेड आइटम है उनको क्या कर दो भाई, मैच कर दो। तो हम बच्चों से बहुत कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एम्स एट मेजरिंग। इसका क्या एम होता है मेजर करने का? हाउ मच अ लर्नर लर्न ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, अ लर्नर्स नॉलेज ऑफ द होल लैंग्वेज, अ लर्नर्स नॉलेज ऑफ द रूल ऑफ स्पीकिंग, और लर्नर्स नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ अ बुक। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी होल लैंग्वेज है उसका कितना पार्ट बच्चे को आ गया, उसे कितनी नॉलेज हो गई है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर ऑफ इंग्लिश एम्स एट enabling द लर्नर्स टू ओनली अंडरस्टैंड द स्पोकन और राइटिंग लैंग्वेज। केवल और केवल उसे स्पोकन और राइटिंग लैंग्वेज सिखाएंगे। अच्छा, तो फिर उसे रीडिंग कौन सिखाएगा, लिसनिंग कौन सिखाएगा? ओनली एक्सप्रेस आवर थॉट एंड फीलिंग इन स्पीच और राइटिंग। केवल और केवल अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने देगा, सिखाना। देखिए ये है एम इंग्लिश सिखाने का कि बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए, लेकिन केवल एम तो नहीं है, इसमें और भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोड्यूस गुड लिटरेचर इन इंग्लिश। ये भी इसका ओनली एम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर नहीं है। बोथ अंडरस्टैंड एंड प्रोडक्ट स्पोकन और राइटिंग स्किल, दोनों ही स्किल में उसे अच्छा करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड भी बनाना है उसको, प्रोडक्ट भी कर सके, स्पोक और राइटिंग दोनों के थ्रू। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सबसे अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि एक तरफ आपकी होती है नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, उस लैंग्वेज के थ्रू आपको क्या सिखाई जाती है, जो भी हमारी टारगेट लैंग्वेज है। जैसे कि हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो मैंने इसमें आपको एक सेंटेंस बोला राम स्कूल जाता है।
आपको इसे ग्रामेटिकली अपनी जो टारगेट लैंग्वेज है, जैसे कि हमारी इंग्लिश है या फिर कोरियन भी हो सकती है, उसमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मैटर कहलाता है। इसके ऑप्शन क्या है, एम्फेसाइज लिसनिंग एंड स्पीकिंग, नहीं, इसमें तो ये कुछ भी एम्फेसाइज नहीं करना है। पे नो अटेंशन टू रीडिंग एंड राइटिंग, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल अटेंशन पे ही नहीं करता है, ये भी बात सही नहीं होगी। हैज़ इज मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, हाँ, इसे कुछ मेजर फोकस होते हैं रीडिंग और राइटिंग में, क्योंकि आपको ये चीज़ें सिखाना चाहता है ट्रांसलेट कर करके। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड इज दैट, देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो आपकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसका उपयोग करना बिल्कुल ही मना होता है। जो हमारी टारगेटेड लैंग्वेज है केवल और केवल उसमें ही हमें बात करनी है, टीचर को भी और स्टूडेंट्स को भी। ठीक है, क्लासरूम में जैसे आपको बच्चों को इंग्लिश सिखानी है तो आप भी इंग्लिश में बात करेंगे और बच्चों को भी प्रमोट करेंगे इंग्लिश से बात करने के लिए। अब ये नहीं बीच बीच में आप हिंदी के लैंग्वेज यूज़ कर ले रहे हैं या मराठी यूज़ कर ले रहे हैं ना, केवल जो हमारी टारगेटेड लैंग्वेज है हम केवल उसी लैंग्वेज का उपयोग करेंगे। इसमें हम नेटिव लैंग्वेज की बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेते हैं। क्लासरूम टीचर शुड बी डन ओनली इन द टारगेटेड लैंग्वेज, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारी डायरेक्ट मेथड होता है उसमें जो क्लासरूम का टीचर है वो क्या कौन सी लैंग्वेज बोलेगा, केवल टारगेटेड लैंग्वेज बोलेगा। लेकिन और भी देख लेते हैं, बोथ द फर्स्ट लैंग्वेज एंड द टारगेट लैंग्वेज शुड बी यूज इन द क्लासरूम, मैंने आपको अभी बता दिया कि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, मतलब कि जो हमारी मदर टंग है, नेटिव लैंग्वेज है, उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। लिटरेचर टीचिंग शुड बी द मेजर फोकस, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। स्टूडेंट इन द क्लासरूम शुड ओनली लिसन टू द टीचर्स लेक्चर, अरे क्यों टीचर के लेक्चर को क्यों सुनेगा, बच्चे की भी तो पूरा दायित्व है, बच्चे के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं कि बच्चा भी सीखे। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, television is an example of multimedia because it combines the media of picture and sound, picture and images, sound and voice, sound and music। तो टेलीविज़न में किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें साउंड भी होती है और साथ साथ क्या होती हैं, पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, लेकिन हम पिक्चर्स को हम किसके थ्रू देखेंगे, मतलब हम पिक्चर्स के थ्रू ही देखते हैं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विजुअल एड, विजुअल एड मतलब कि जिन चीज़ों को हम देख पाते हैं वो कौन सा नहीं है। ब्लैक बोर्ड, हाँ ब्लैक बोर्ड को हम देखते हैं तो ये विजुअल एड है। चार्ट को भी हम देखते हैं, ये भी विजुअल एड है। वर्ड कार्ड्स, इनको भी हम देखते हैं, ये भी विजुअल एड है। लेकिन रेडियो, इसको हम देखते तो नहीं है, इससे हम चीज़ों को सुनते हैं, तो ये ऑडियो एड है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑल द वर्ड बिगिन विद द सेम साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड से पूछ रहे हैं कि कौन से सब सेम शुरू होते हैं। तो इन क्वेश्चन को करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि जो भी शब्द दे रखा है उसको हिंदी में लिख के देख लो, जैसे कि सन, साना सन, सिटी सिटी। देखिए पहला एक ऑप्शन सही निकला है, ये भी साथ शुरू हो रहा है, ये भी साथ शुरू हो रहा है। सही वाला आपको बताया तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट, लेकिन फिर भी हम बाकी के भी देख लेते हैं। काइट इस तरीके से लिखा जाएगा और सी टी इस तरीके से लिखी जाएगी। तो देखिए ये तो का से शुरू हो रहा है, ये सा से शुरू होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हाउस और आवर, हाउस हा से शुरू हो रहा है, आवर आ से शुरू हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अम्ब्रेला इस तरीके से कुछ शुरू हो रहा है, यूनी तो ये या से शुरू हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। आपसे जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए कि इन किस चीज़ की जो साउंड है वो सेम आ रही है, तो आप क्या करिए, उनको हिंदी में लिख के देख लीजिए और देख लीजिए कि कहाँ एकदम सही वाले, मतलब सेम सेम हिंदी वर्ड्स का यूज़ हो रहा है तो वही सेम होंगे, और अलग यूज़ हो रहा है तो वो अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ सेम वॉबल साउंड, फिर से वही क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का। देखिए इसमें तो वॉबल है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो हटा दिया, अंडरलाइन भी नहीं करा हुआ है। गुड, फूड और पुश, लिख के देख लीजिए, गुड, फूड और पुश। तो देखिए यहाँ पे तो छोटू की मात्रा है, यहाँ पे भी छोटू की मात्रा है, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे बड़ू की मात्रा आ गई। ये डबल ओ की तो यह मात्रा आ रही है, तो ये तो नहीं हो सकता। सेम पूछ रहे हैं तो अगला देखते हैं ऑप्शन, शी, सी और सीट। शी, सी, सी और सीट। शी, सॉरी ये पहला वाला जो है इसमें छोटी की मात्रा आएगी, सी, ठीक है, यहाँ पे छोटी की मात्रा आएगी, तो ये सेम नहीं है इस वजह से। अब नेक्स्ट दीजिए पेन, पेन, मैन और हेड।
देखिए इसमें सब में ए की मात्रा आ रही है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें सारे जो वॉवल हैं उनकी साउंड सेम है। अब बस हिंदी में लिख के देख लीजिए, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द साउंड ऑफ द बिगनिंग ऑफ द वर्ड थिक। तो उसकी जो एकदम करेक्ट फोनेटिक जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पिक आउट द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वॉवल ब्रिज। देखिए ब्रिज, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BRIDZ। जी की बात कैसी है? रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल द सेंटेंस पीपल इन द विलेज ऑफ राजस्थान लीड अ वेरी सिंपल लाइफ वी एन अप्रोप्रिएट आंसर। आपको ये वाला जो ये क्या दे रखा है, एक आंसर दे रखा है, आपको ऐसा एक क्वेश्चन चुनना है जिसके लिए ये आंसर आ जाए प्रॉपरली। क्वेश्चन देखिए क्या क्या हो सकते हैं। वाई डू पीपल लिव इन राजस्थान? पीपल क्यों रहते हैं राजस्थान में? क्या ये इसका आंसर होगा? नहीं। वेयर डू पीपल लिव इन राजस्थान? कहाँ रहते हैं लोग राजस्थान में? ये भी नहीं होगा, इसमें तो सिटीज़ के नहीं में जाएंगे। वेयर डू वाई डू पीपल ऑफ राजस्थान लीड अ सिंपल लाइफ? ठीक है, ये चांसेस हैं थोड़े होने के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू पीपल इन द विलेज ऑफ राजस्थान लीड? ये एकदम प्रॉपर क्वेश्चन बनेगा कि किस तरीके के लोग वहाँ पे राजस्थान में लोग लाइफ जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज हैज़ अ डिटरमाइनर इन इट? डिटरमाइनर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, द, ए और एन। देख लीजिए कहाँ लगा हुआ है, द कंक्लूजन। पहले ऑप्शन में मिल गया हमें द क्या है? डिटरमाइनर, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका ठीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन? करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है और ये क्वेश्चन वर्ड वाले हैं, तो सबसे पहले क्या होगा इनमें? क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद क्या आती है? वर्ब आती है, ठीक है, जो कि होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगी हमारी मेन वर्ब, और फिर उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बता वो हो जाता है। तो देखिए क्या होगा इसका क्वेश्चन, कौन सा मतलब स्ट्रक्चर एकदम सही है। वैन शी, वर्ब कहाँ गई? वैन के बाद तो वर्ब आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के बाद तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। कहाँ है वर्ब? नहीं, पहला नहीं हो सकता। वैन शी यहीं काट दीजिए, वर्ब नहीं है इसमें भी, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है वैन डिड शी, वैन डिड भी आया मतलब हेल्पिंग वर्ब भी आई, शी क्वेश्चन वो हमारा सब्जेक्ट आया, मेन वर्ब द स्टेशन, और हमारा लास्ट में क्वेश्चन वर्ड भी है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। डी वाला भी देख लेते हैं, वैन शी हैड, अरे यहाँ पे तो क्या आना चाहिए था? पहले हमारी वर्ब आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दे विल इन्वाइट ऑल द चिल्ड्रन, द पैसिव वॉइस फ्रॉम ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी। आपको पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले हम सब्जेक्ट बनाते हैं, लेते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ऑल द चिल्ड्रन, ठीक है। जो विल होता है वो हमारा पैसिव वॉइस में किस में चेंज हो जाता है? विल बी में, ठीक है। आपको पैसिव के रूल आने चाहिए, विल बी। देन हमारी जो वर्ब होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है? पास्ट टेंस में। तो इनवाइट का पास्ट टेंस क्या होगा? इनवाइटेड। फिर उसके बाद हम लगाते हैं बाय, फिर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो लगाते हैं। लेकिन जब जो हमारा सब्जेक्ट होता है अगर वो दे है तो बाय दैम लगाने की कोई नीड नहीं होती है, ठीक है, वो यूनिवर्सल होता है। तो बस इतना ही बनेगा इसका पैसिव वॉइस। देख लीजिए, द चिल्ड्रन विल बी इन्वाइटेड, देखिए पहला ही वाला ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, विल बी इन्वाइटेड बाय ऑल, नहीं, बाय ऑल कहाँ से आ गया? ऑल द चिल्ड्रन विल हैव में चेंज नहीं होता है, विल में चेंज हो जाता है, और वुड भी नहीं होता है। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारे 49 से लेके 54 तक के जो क्वेश्चन है उस पैरा पे आधारित है। आप चाहें तो उस पैरा को पढ़ लीजिएगा, लेकिन बिना पैरा को पढ़े भी हम सारे क्वेश्चंस के आंसर दे लेते हैं, तो इसलिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। बोथ द वर्ड एजुकेटर एंड एंटरटेनर आर नाउन्स, प्रोनाउन, वर्ब या एडजेक्टिव। देखिए एजुकेटर और एंटरटेनर क्या होते हैं? ये होते हैं नाउन, ठीक है, ये है नाउन हमारे। The verb in the clause they enter school is in, आपको पता नहीं किस तरीके का सेंटेंस है बस, ठीक है। दे एंटर, ठीक है, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद क्या है? ये सीधे हमारी वर्ब आई है, वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं है,
सीधे वर्ब है और इसमें एस या ESV नहीं लगा हुआ है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा सीधे आ गया ऑब्जेक्ट। ये किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, किस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, ये होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो देख लीजिए कहाँ है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, जैसे कि दे की जगह शी होता, तो हमारे वर्ब में एस और ESV जुड़ता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका रिवीजन हो रहा है एक तरीके से, आपका सेंटेंस का भी धीरे धीरे रिवीजन होता जाएगा। इन द फ्रेज अ गुड थिंग द डिटरमाइनर यूज इज। मैंने अभी आपको बताया कि डिटरमाइनर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन होता है उसमें, द, ए और एन, ठीक है। जो हमारी जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है उनके संग आता है और जो हमारी वॉवल साउंड होती है उनके संग एन आता है। तो इसमें डिटरमाइनर क्या होगा, आ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म। ठीक है, डिग्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव। कोल्ड, मोर कोल्ड और कोल्डेस्ट नहीं, ऐसे हो सकता था कोल्ड, मोर कोल्ड और मोस्ट कोल्ड, ठीक है। लेकिन ये कोल्ड में तो मोर लगता ही नहीं है, कोल्ड, कोल्डर और कोल्डेस्ट होता तो अगर ये सही होता, लेकिन अभी तो ये रॉन्ग है। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टरर, इम्पॉर्टरेस्ट नहीं, इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सही होता है, लेकिन ये भी अभी गलत है। लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। गुड, बेटर और बेस्ट होता है, ना कि बेटरेस्ट होता है, ठीक है। आपको बोलने से ही समझ में आ जाएगा। कंजक्शन इन द फ्रेज सेकंड आर, ठीक है। अब हमें इसमें पैरा देखना पड़ेगा, इसमें कौन कौन सी कंजक्शन है। अब देखिए क्वेश्चन आ जाएंगे तो पढ़ लेंगे। मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट वॉचिंग टेलीविज़न लॉन्ग बिफोर दे एंटर स्कूल। देखिए पहले समझ लीजिए कंजक्शन क्या होती है। कंजक्शन वो होती है जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करती हैं। अब इसमें से देख लेंगे हम कौन सी कंजक्शन यूज हुई है इस पैरा में। मैनी डॉक्टर्स हैव कम टू द कंक्लूजन डैट, पहली कंजक्शन डैट। Children up to the age of 2 years should not watch TV. The doctor are of the view that, फिर से that use हुआ है, the first 2 years of the life are very important for the development of a children's brain. Spending time with parents and, देखिए एक दूसरी कंजक्शन यूज हो गई यहाँ पे, हमें 2 कंजक्शन मिल गई, एक है डेट और एक क्या है एंड। 2 ही हमें ढूंढनी थी। अब देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन में डेट और एंड मिल जाएगा। पहले ही ऑप्शन में हमें डेट और एंड मिल जाएगा, कहीं पे हमें ऑल्सो नहीं मिला, कहीं पे हमें अबाउट नहीं मिला, कहीं पे हमें ऑल्सो और अबाउट नहीं मिला, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। द वर्ब फ्रेज हैव कम इन द क्लॉज मैनी डॉक्टर हैव कम टू द कंक्लूजन इन इट। अब आपको फिर से इसमें टेंस बताना है। सबसे पहले है हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या है हमारा हैव, तो हैव और हैज़ ये दोनों चीज़ें आती है सेंटेंस में। फिर क्या है हमारी मतलब फिर क्या आएगा, हमारी मेन वर्ब आएगी। फिर जो बच्चा करो हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ये किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये है हमारा कौन सा टेंस में आता है ऐसा स्ट्रक्चर, ये है प्रेजेंट, ठीक है। हैज़ हैव तो प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसका राइट आंसर होगा, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, यहाँ पे हैज़ हैव की जगह क्या आता है, हैड आता है। और मेन वर्ब क्या सी होगी, उसकी जो फॉर्म होगी वो B3 होगी, मतलब कि थर्ड फॉर्म में होगी हमेशा, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और पैरा आ गया है, चाहे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द सिनोनियम फॉर ब्रेव। ब्रेव का आपको सिनोनियम बताना है। हार्ड वर्किंग, वैलेंट, प्रॉस्परस या फिर एंथुसियास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। द एंटोनियम ऑफ ब्राइट इज, ब्राइट का उल्टा क्या होगा, कलरफुल, ट्रांसपेरेंट, डल या फिर डार्क। तो ब्राइट का उल्टा क्या होगा, डल। ब्राइट माने चमकीला, डल माने एकदम बुझा बुझा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड। आपको डेफिनेशन की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो डेफिनेशन की स्पेलिंग होती है DEFINITION। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। द एडजेक्टिव सिंपल कैन गिव अस अ नाउन। देखिए सिंपल को आपको नाउन बनाना है, इस एडजेक्टिव की आपको नाउन में से कन्वर्ट करना है। सिंप्लीफाई, सिंपली, सिंपली, सिंपलिस्टिक या सिंपली, सिंप्लिसिटी। देखो कहते हैं ना सिंप्लिसिटी इज गुड देन एनीथिंग एल्स। तो सिंप्लिसिटी क्या है, हमारी नाउन है। तो ऑप्शन नंबर डी थी होगा इसका।
द वे ऑफ लिविंग कैन बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड। आप जिस तरीके से रहते हैं उसके लिए हम क्या एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लाइवलीहुड, लाइवलीहुड क्या होता है, वो जीविका अर्जन, जैसे कि जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, क्या काम है आपका। लिविंगनेस, लाइफ लाइक या फिर लाइफ स्टाइल, तो इसे हम कहते हैं लाइफ स्टाइल। बहुत ईजी सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम द नाउन म्यूजिक। म्यूजिक की एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन तो नाउन बन जाएगा। म्यूजिकल, म्यूजिकली, म्यूजिकलिटी। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा म्यूजिकल, ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि म्यूजिकल चेयर, चेयर की क्वालिटी बता रहा है कि म्यूजिकल है, लेकिन वो म्यूजिकल चेयर गेम वाली हो गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ पे हमारे इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। बाय एंड हैव अ गुड डे।